नमस्कार दर्शकों, साहित्य मन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके समक्ष एक बार फिर उपस्थित हूँ आवारा मसीहा जीवनी लेकर, जो कि लिखी है विष्णु प्रभाकर जी ने। इस जीवनी के प्रथम पर्व और द्वितीय पर्व के संपूर्ण भागों का अध्ययन पूर्ण हो चुका है और तृतीय पर्व का भाग 1 और 2 का वाचन भी पूर्ण हो चुका है। इन सभी भागों का वाचन आप मेरे चैनल से वीडियो के रूप में प्राप्त कर सुन सकते हैं। अब हम शुरू करेंगे तृतीय पर्व का भाग 3। चरित्रहीन के प्रकाशन के अगले वर्ष उनकी 3 और श्रेष्ठ रचनाएं पाठकों के हाथों में थी। स्वामी अल्प संग्रह, एकादश वैरागी सहित, दत्ता और श्रीकांत द्वितीय पर्व। उनकी रचनाओं ने जनता को ही इस प्रकार आंदोलित कर दिया हो, यह बात नहीं थी। उस समय के सभी ख्यातनामा मनीषियों के संपर्क में भी वह आने लगे थे। यद्यपि किसी बड़े व्यक्ति के पास जाते उन्हें बड़ी परेशानी होती थी। न जाने कैसा मेरा स्वभाव है, बड़े लोगों के घर जाने की बात उठते ही द्विधा संकोच के कारण मन अप्रसन्न हो जाता है, इसलिए जाऊं करने पर भी जाना नहीं होता। फिर भी संपर्क बढ़ ही रहा है। एक और थे रविंद्रनाथ ठाकुर, प्रमथ चौधरी, अमृतलाल बसु, श्रीध प्रसाद, विद्या विनोद और सत्येंद्र नाथ दत्त जैसे साहित्य मनीषी। तो दूसरी ओर सौरेंद्र मोहन मुखर्जी, हेमेंद्र कुमार राय, मणिलाल गांगुली, पवित्र गांगुली, अमल होम और दिलीप कुमार राय जैसे मित्र। आधुनिक दल के सर्वश्री शैलजानंद मुखोपाध्याय, काजी नजरुल, दुदुस्त्रम और अचिन्य कुमार सेनगुप्त, प्रेमेंद्र मित्र और नृपेंद्र कृष्ण चट्टोपाध्याय आदि भी समय समय पर मिलने आते थे और साहित्य चर्चा करते थे। साहित्य क्षेत्र से बाहर भी परिचय का दायरा विस्तृत होता जा रहा था। बर्मा के उनके स्नेही बंधु अदिनीकांत कर किसी मुसीबत में फंस गए थे। तब उन्होंने उन्हें लिखा था, मैं पत्र तो अनेक व्यक्तियों को लिख सकता हूँ, जैसे बलराम अम्पर, मौनी मित्तर, उपेन मजुमदार और भी अनेक अफसर हैं, परंतु क्या लिखूं, किसको सिद्ध, ज़रा शांति से सोचकर बताओ। अपने मोहल्ले में साहित्य सभा का निर्माण उन्होंने यहाँ भी किया था। उसका सभापतित्व करने को वह तत्कालीन सुप्रसिद्ध साहित्यकारों को बुलाते रहते थे। कवि गुरु को पहला पत्र संभवतः इसी निमंत्रण को लेकर लिखा था। कई दिन से बराबर तर्क करने पर भी यह मीमांसा नहीं कर पाए कि इस भाषा में आपकी चरण धूलि पड़ने की किंचित संभावना है या नहीं। इस बार आप जब घर आए तो अनुमति मिलने पर हम आपके पास आकर निवेदन करें। अड्डा जमाने में तो वह सदा सिद्धहस्त रहते थे। इस अड्डे में उनके बाल्य जीवन के मित्र भी आते थे। उनके लिए वह वही प्यार करने वाले बीरबल स्वभाव के अनगढ़ देहाती मनुष्य थे। वही हंसी, वही चंचलता, वही महान्यस्तता। आयु भी वहाँ कोई अर्थ नहीं रखती थी। उस दिन विभूति भूषण अपने मित्र श्री अतुल चंद्र दत्त के साथ उनसे मिलने आए। द्वार खोलते ही बदसूरत भेलू ने इनका स्वागत किया। उस क्षण विभूति बाबू को लगा जैसे शरतचंद्र ने अपने एकांत की रक्षा करने के लिए इस यमदूत को रख छोड़ा है। तभी उसकी आवाज़ सुनकर जोर जोर से पुकारते हुए शरत बाबू बाहर आए, लेकिन
जैसे ही उनकी दृष्टि विभूति पर पड़ी तो सब कुछ बदल गया। वे लोग कुछ देर के लिए आए थे, लेकिन जब लौटे तो 3 दिन और 3 रातें बीत चुकी थीं। बातें करते करते न जाने कितना लंबा समय कहाँ से आकर कहाँ चला गया। किस्से पर किस्से, हर घंटे तमाकू, बीच बीच में खाने पीने का प्रचुर प्रबंध। इस अत्याचार से मित्र परेशान हो उठे। लेकिन शरद का प्रेम तो विश्रांति जानता ही नहीं था। घड़ी या तो बंद हो जाती थी या उल्टी रख दी जाती थी। विभूति भूषण ने कहा, शरदा, आपके इस अश्लील कुन्ने के प्रथम स्वागत में तो मैं समझा था कि आप काल भैरव की साधना में लगे हुए हैं, पर अब देखता हूँ तो वही पहले की नटराज की मूर्ति है। शरद बाबू कुछ नहीं बोले, बस कुत्ते के मुंह से मुंह लगाकर उसे चूमने लगे। कैसा अद्भुत हुनर था वह! न जाने कितने परिचित और अपरिचित बंधुओं ने इन बैठकों में उनके मुंह से कितनी कहानियां सुनी थी। उनकी झूठी सच्ची व बैठकी कहानियां उनके साहित्य से कम रोचक नहीं थी। उस समय बंगाल में अनेक मासिक पत्र प्रकाशित हो रहे थे। उनमें आधुनिक दल के नवीन स्वर की प्रतिनिधि थी भारती। सबुज पत्र कथ्य भाषा का प्रसार पत्र था। यद्यपि शरदचंद्र की लोकप्रियता का एक बड़ा आधार उनका कथ्य भाषा का प्रयोग था, पर सबुज पत्र ने उनका विरोध किया। स्वामी प्रवासी में रविंद्रनाथ ठाकुर का योग सर्वोपरि था। भारतवर्ष के प्रमुख लेखक थे शरदचंद्र और नारायण में विपिन पाल आदि मुख्य रूप से लिखते थे। नारायण के संपादक थे बैरिस्टर चित्तरंजन दास। अलीपुर बम षड्यंत्र केस के अभियुक्त अरविंद घोष के बचाव के वकील के रूप में उनकी ख्याति दूर दूर तक फैल चुकी थी। वे कवि भी थे। यदि वह राजनीतिक में न डूब जाते तो निश्चय ही भक्त और रहस्यवादी कवि के रूप में उनकी प्रसिद्धि होती। नारायण का प्रकाशन उन्होंने ही आरंभ किया था। वह सबुज पत्र का प्रतिद्वंदी माना जाता था। इसका कारण यह था कि बैरिस्टर दास रविंद्रनाथ के पाश्चात्य प्रभाव को अच्छा नहीं मानते थे। उनका मत था, रविंद्रनाथ के पश्चिम से बहुत सारी चीज़ें ग्रहण की हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि उनकी वजह से बंगला साहित्य में विविधता आई और उसकी समृद्धि भी हुई। परंतु इसी कारण बंगाल की अपनी संस्कृति और राष्ट्र चेतना का विकास नहीं हो सका। किसी कारण स्थिति में हमारे लिए यह शोभनीय नहीं है कि हम पश्चिम की चकाचौंध से प्रभावित हो जाएं। इससे स्पष्ट है कि उनके साहित्य की प्रेरणा का स्रोत विशुद्ध देश प्रेम था। प्राचीन परंपराओं के प्रति उनकी लेखनी में असीम सम्मान था। इसी कारण वे शरदचंद्र की ओर झुके। एक दिन पत्र लिखकर उन्होंने शरदचंद्र से प्रार्थना की है कि वे नारायण के लिए अपनी कोई रचना भेजें। शरदचंद्र ने विशेष रूप से उनके लिए एक गल्प लिख दी। उसे भेजते हुए उन्होंने अपने पत्र में लिखा था कि इस गल्प के नामकरण का भार वह दास महोदय के ऊपर ही छोड़ते हैं। दास महोदय ने उस गल्प का नाम रखा। उसका नायक वैष्णव आदर्श का जीवंत रूप है। प्रकाशित होने के बाद दास महोदय ने गल्प का नाम रखा स्वामी। उसका नाम है वैष्णव आदर्श का जीवंत रूप है। प्रकाशित होने के बाद पारिश्रमिक के रूप में बैरिस्टर दास ने लेखक को एक कोरा चेक भेजते हुए लिखा, अर्थ को लेकर आप जैसे शिल्पी की रचना का मूल्य निर्धारित नहीं किया जा सकता। आपके पारिश्रमिक के रूप में यह चेक भेजता हूँ। कृपया करके इसे स्वीकार कीजिए और इच्छा अनुसार रुपये इसमें लिख लीजिए। कोई संकोच न कीजिए। शरद बाबू का मन भीग आया। इतना अमित विश्वास प्रकट किया था उन्होंने एक लेखक के प्रति। वे चाहते तो कुछ भी लिख सकते थे।
रविंद्रनाथ के बाद वही तो सर्वश्रेष्ठ लेखक थे। उनकी लोकप्रियता उस समय चरम सीमा पर थी। लोग उनका नाम नहीं जानते थे, लेकिन उनकी रचनाओं से परिचित थे। उस दिन उत्तर प्रदेश के एक प्रवासी बंगाली ठेकेदार कार्यवश कलकत्ता आए और अपने एक रिश्तेदार के पास ठहरे। वह परिवार बहुत सुशिक्षित था। उस घर की एक लड़की ने एक दिन उनसे कहा, मामा एक काम करोगे? हमारे घर आते समय मोड़ के पास जो लाल घर है, वहाँ बीच बीच में शरद बाबू आते रहते हैं। आप एक बार उनसे मिल ले। चकित होकर मामा ने पूछा, कौन शरद? शरद बाबू, वही हमारे शरद चंद्र। ठेकेदार महोदय अब भी कुछ नहीं समझे कि यह अपने शरद चंद्र कौन है। लड़की के पिता ने कई तरह से शरद बाबू का परिचय दिया, परंतु व्यर्थ। अंत में वह बोले, अजी वही शरद चंद्र जिनका श्रीकांत है। यह सुनते ही ठेकेदार बोल उठे, अरे वह आवारा लड़का जान पड़ता है। उसने अपना श्रीकांत नाम बदल लिया है। नाम बदला हो या ना बदला हो, पर उनकी रचनाओं की लोकप्रियता की थाह नहीं थी। लेखक को बहुतों ने नहीं देखा था, पर रचनाएं पढ़ने में छात्र, किरानी, गृहनारी, व्यापारी सब एक दूसरे से बाजी मार ले जाने को उत्सुक थे। छात्राओं की परीक्षा की पुस्तकों के नीचे श्रीकांत, चरित्रहीन और देवदास आदि छिपे रहते थे। लक्ष्मी बहू के तकिए के नीचे कागज और सिंदूर से अंकित पल्ले समाज, विराज बहू और बिंदूर छेले का मिल जाना बहुत स्वाभाविक था। यहाँ तक कि बनिए की दुकान पर जहाँ प्रतिदिन रामायण का पाठ होता था, वहाँ भी जड़ी दीदी, पंडित मौसाय या श्रीकांत दिखाई दे जाते थे। इस लोकप्रियता का कारण यही तो था कि उनके पात्र जीवन में से उभरे थे, किसी नियम विधान से निर्मित नहीं हुए। उनसे शरद बाबू का प्रेम नाता था, अर्थात हार्दिक था, बौद्धिक नहीं। इसीलिए वे हर किसी के अपने हो रहे थे। चिंतन का दुख बीच में नहीं आने देते थे। प्रेम की यह अनन्यता ही तो कलाकार की कसौटी है। इसीलिए पाठक उनके पात्रों में इतने रम जाते हैं कि भूल जाते हैं उनका कोई सृष्टा भी है। विद्यार्थी दल बनाकर उनकी रचनाओं का पाठ करते, फिर भी वह कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, यह बहुत कम लोग जानते थे। बहुत से समझते थे वे आवारा हैं, कभी बिहार, कभी काशी, तो कभी बर्मा घूमते रहते हैं। इतने लोकप्रिय थे शरद बाबू, लेकिन दास बाबू के कोरे चेक में उन्होंने केवल 100 रुपये ही लिखे। रुपये का मूल्य नितांत सामयिक है। असली मूल्य उस परिचय का था जो उनका देश बंधु के साथ हुआ। एक प्रतिभा ने बाहें फैलाकर मुक्त मन से दूसरी प्रतिभा का वरण किया। केवल देश ही नहीं, विदेशों में भी उनकी प्रतिभा की कहानी धीरे धीरे पहुंच रही थी। लंदन के सुप्रसिद्ध समाचार द टाइम्स के लिटरेरी सप्लीमेंट ने इसी समय उनके 2 कहानी संग्रह विदूर छेले और मेज दीदी की प्रशंसात्मक समीक्षा प्रकाशित की। समीक्षक महोदय ने उन्हें मोपांसा के समकक्ष माना। नारी चरित्र और शिशु मन के ज्ञाता के रूप में विशेष रूप से उनकी ख्याति उसने की। यद्यपि इस समीक्षा विशेष में कोई बहुत गहराई नहीं थी, परंतु फिर भी उनकी प्रतिभा का वर्णन करके आलोचक ने अच्छा ही किया था। अनेक कहानियों के अतिरिक्त दत्ता और श्रीकांत का दूसरा पर्व उसी समय पुस्तक के रूप में प्रकाशित हो। दत्ता के कारण उन्हें क्या लांछना नहीं सहनी पड़ी। इस रचना में उन्होंने ब्रह्म समाज की कुछ आलोचना की है। इसी को लेकर ब्रह्म समाजी खड़हस्त हो उठे। इसी समय एक शिक्षित ब्रह्म परिवार ने उन्हें अपने घर निमंत्रण किया। वह संकट में पड़ गए। जाने पर कोई प्रतीतिकर घटना घट सकती है, न जाने पर उन्हें
डरपोक समझा जाएगा, लेकिन अंत में वह गए। उनका खूब भावभीना स्वागत किया गया। साज सज्जा भी कम नहीं थी। महिलाओं ने बड़े स्नेह और आदर से उन्हें बहुमूल्य कुर्सी पर बिठाया, फिर सुंदर सुंदर विशेषण लगाकर उनकी अभ्यर्थना की। उसके बाद बारी आई भोजन की। उस समय अब तक जो नहीं देखा था वही उन्होंने देखा। उन्होंने बाईं ओर चांदी के थाल में अपने उपन्यास दत्ता को देखा। उसका वह पृष्ठ खुला हुआ था जहाँ रास बिहारी अपनी योजना फेल हो जाने पर बेटी की ताड़ना करता है। उन पंक्तियों को विशेष रूप से लाल पेंसिल से अंकित किया गया था। वह सब कुछ समझ गए, पर उन्होंने दिखाया यही कि कुछ नहीं समझे हैं। खूब खाया, खूब मुक्त मन से बातें की और चले आए। वह ब्रह्म महिलाएं सोचती होंगी कि इस तरह उन्होंने शरद की अच्छी ताड़ना की है, पर जो वाद विवाद से परे है, जिसकी दृष्टि तात्विक उतनी नहीं जितनी प्रसादमयी है, वह सृष्टा क्या ऐसी ताड़नाओं की चिंता करता है? उनकी सभी रचनाओं के साथ कोई न कोई इतिहास जुड़ा हुआ है, और वह इतिहास प्रायः रोचक नहीं है। साहित्य के संपादक समाजपति महोदय से उनका पुराना परिचय था। बड़े क्रूर आलोचक के रूप में उनकी ख्याति थी। शरद बाबू पर भी यदा कदा कृपा करने से वह नहीं चूकते थे। साहित्य के एक अंक में उन्होंने शरद बाबू पर बड़ा करारा व्यंग्य किया। वह व्यंग्य उनके कुत्ते को लेकर था। उन्होंने लिखा, शरदचंद्र चट्टोपाध्याय नाम के एक नए लेखक का आविर्भाव हुआ है। उनके मन में माया ममता बहुत है। उस दिन कार्नावालिस स्ट्रीट में वह एक नेड़ी कुत्ते को कटलेट खरीद कर खिला रहे थे। पास ही एक भिखारी एक पैसे के लिए गिड़गिड़ा रहा है, परंतु उसकी और इन दयालु शरदचंद्र की नज़र नहीं पड़ी। बस समझ गए कि उन्होंने बहुत दिनों से साहित्य के लिए कुछ नहीं लिखा है, इसीलिए यह अप्रिय आंदोलन चल रहा है। उस समय वसुमती साहित्य मंदिर से प्रकाशित पूजा वार्षिक आगमनी के संपादक का भार उन्हीं पर था, और उनका आग्रह था कि शरद बाबू उनके लिए अवश्य ही कहानी लिखे। यह अच्छा अवसर था। समाजपति महोदय को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने छवि कहानी लिखी। इसमें एक बर्मी चित्रकार और उनकी धनी प्रेमिका की कहानी है। रंगून में उनका एक बर्मी चित्रकार से बहुत घनिष्ठ परिचय था। निश्चय ही इस कहानी को लिखते समय उनके मन में वह बर्मी चित्रकार रहा होगा, लेकिन वास्तव में उनका आधार है उनकी बचपन की एक कहानी, कॉर्नेल ग्राम। वे अपनी बचपन की रचनाओं को अच्छा नहीं समझते थे, इसीलिए जहाँ तक हो सका सभी को उन्होंने फिर से लिखने की चेष्टा की। यही कॉर्नेल ग्राम नए रूप में छवि के नाम से प्रकट हुए। कॉर्नेल ग्राम की पृष्ठभूमि भी विदेशी थी। वह लंदन के पास एक छोटे रोग्राम के वातावरण पर लिखी गई थी। पात्र अंग्रेज थे। इसके विपरीत छवि का वातावरण बर्मा का है और पात्र भी बर्मी हैं। शरदचंद्र नहीं गए थे, लेकिन बर्मा में उन्होंने 13 वर्ष बिताए थे, इसीलिए नई कहानी को उन्होंने बर्मी जीवन पर आधारित किया। सुरेंद्र मोहन मुखर्जी ने भी उनसे रचना चाही थी, लेकिन समाजपति की तरह नहीं। उन्होंने शरद बाबू से कहा, तुम्हारी सबसे पहली रचना बड़ी दीदी भारती में प्रकाशित हुई। उसी के द्वारा बंगाल के लोगों को तुम्हारा परिचय मिला, इसलिए भारती का तुम्हारे ऊपर दावा है। इसी दावे के आधार पर मैं तुमसे एक कहानी चाहता हूँ। जितना पैसा चाहोगे दूंगा। शरद हंसकर बोले, तुमसे पैसा लूँगा? नहीं, मैं तुम्हें कहानी दूंगा। और उन्होंने भारती के लिए विलासी कहानी लिखी।
इस कहानी में उन्होंने अपने ही जीवन को चित्रित करने का प्रयत्न किया है। पूर्णतः सत्य न होकर भी उसकी आधारभूत घटनाएं सत्य हैं। यह कहानी डायरी के रूप में लिखी गई है और यह डायरी एक गांव के बालक की है। बालक का नाम है नेड़ा। यह नेड़ा नाम उनका आईना पुकारने का नाम था। ऐसा लगता है अपना नाम लेकर लेखक कहानी की प्रामाणिकता और उसका अपने से संबंध स्पष्ट करना चाहता है। वह यह है भूल सके कि मृत्युंजय सचमुच ही एक व्यक्ति था जिसे वह बचपन में अच्छी तरह जानते थे और उन दिनों के समाज की ममताहीन निष्ठुर सत्ता की भी उन्हें याद थी। इस कहानी में कायस्थ संतान मृत्युंजय के साथ अमुष्य मुसलमान कन्या विलासी का विवाह करा के शरतचंद्र ने जिस शक्तिशाली मन का परिचय दिया है वह कभी संभव नहीं होता यदि साहित्य के रूप में उनका जीवन बोध स्पष्ट न होता। उनकी मान्यता थी कि दत्तचित्त होकर जब आदमी साहित्य रचना में मग्न होता है तब वह ठीक हिंदू होता है न मुसलमान। तब वह सबके परिचित अपने अहम से बहुत दूर चला जाता है, नहीं तो उसकी साहित्य साधना व्यर्थ हो जाती है। संपादक प्रकाशन ही उनसे रचनाएं नहीं चाहते थे। बाजार में भी उनकी पुस्तकों की मांग निरंतर बढ़ती जा रही थी। वसुमती साहित्य मंदिर के संस्थापक श्री सतीश चंद्र मुखोपाध्याय ने उनके सामने एक योजना रखी कि उनकी सब रचनाओं को ग्रंथावली के रूप में अल्प मूल्य पर प्रकाशित किया जाए। गरीब देश में इच्छा होने पर भी अधिक मूल्य की पुस्तकें हरेक के लिए खरीदना संभव नहीं है, लेकिन शरतचंद्र इस योजना को सहसा स्वीकार नहीं कर सके। उनको डर था कि ग्रंथावली छपने पर अलग अलग छपने वाली उनकी पुस्तकों की बिक्री कम हो जाएगी, लेकिन प्रकाशक महोदय यह तर्क स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। इसके अतिरिक्त उन्होंने यह भी बताया कि ग्रंथावली से 3 साल में 50-30 हज़ार रुपये मिल सकते हैं। शरत बाबू को रुपये की आवश्यकता थी। रोटी के समय निरंतर लिखते रहते थे। रोटी के लिए निरंतर लिखते रहते थे। उन्हें अक्स नहीं लगता था। इतना रुपया मिलने पर इस लिखने से मुक्ति मिलने की संभावना थी। वह पंछा भी जाना चाहते थे, लेकिन साथ ही वह यह भी नहीं जानते थे कि उनके स्थायी प्रकाशन हरिदास चट्टोपाध्याय को किसी तरह की हानि पहुँचे। अनिश्चय ही इसी स्थिति में कई महीने बीत गए। शायद उनकी इच्छा थी कि वह स्वयं ग्रंथावली प्रकाशित करें या कहीं और से कराएं, लेकिन अंततः उन्होंने वसुमती साहित्य मंदिर को ही अनुमति देने का निश्चय किया। उन्हें ऐसा लगा कि सतीश बाबू को निराश करके अब कहीं और से ग्रंथावली प्रकाशित करवाना अशोभनीय होगा। शरत ग्रंथावली का पहला खंड प्रकाशित हुआ। इसमें दत्ता परिणीता, श्रीकांत पर्व, प्रथम पर्व, अक्षरनिया, एकादश वैरागी, मंजली दीदी और मुकदमे का परिणाम ये रचनाएं संग्रहित थीं। इस ग्रंथावली से उन्हें बहुत धन प्राप्त हुआ। पाठकों की संख्या में भी वृद्धि हुई और पुरानी पुस्तकों की बिक्री पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। फिर तो और भी खंड प्रकाशित होते चले गए। 1 वर्ष के भीतर 4 खंड बाजार में आ गए। एक एक खंड की 5-5 हज़ार प्रतियां छपती थीं और कुछ ही महीनों में बिक जाती थीं। उन दिनों देश में काफ़ी धन था, क्योंकि प्रथम महायुद्ध के बाद पटसन का दाम बढ़ गया था। बंगाल पटसन के लिए प्रसिद्ध है। अधिक धन के कारण लोगों का जीवन स्तर ऊपर उठ रहा था। कांच की कुप्पी की जगह हरिकेन लालटेन आ गई थी और सिर के ऊपर फूस के छप्पर का स्थान टीन की चादरों ने ले लिया था। इसलिए लोग पुस्तक भी खरीदने लगे थे। पढ़ने का चाव बंगाल में सदा ही अपेक्षाकृत अधिक रहा है। इस अभूतपूर्व सफलता से प्रभावित होकर वसुमती साहित्य मंदिर के मालिक
ने अलग अलग पुस्तकें छापने का आग्रह भी किया, लेकिन शरद बाबू इसके लिए किसी भी तरह तैयार नहीं हुए। बोले, प्रारंभिक जीवन में हरिदास ने मेरी सहायता की थी। अब उनमें मैं वे पुस्तकें वापस नहीं ले सकता। वसुमती वाले केवल ग्रंथावली छाप सकते थे। अलग अलग पुस्तकें तो हरिदास ही छापेंगे। नए प्रकाशन से उन्हें 8,000 रुपये प्रति वर्ष मिलने लगे। पुराने प्रकाशन जो 6,000 रुपये प्रति वर्ष देते थे, उनमें भी कोई कमी नहीं हुई। जो शरद बाबू किशोर अवस्था में परीक्षा के लिए फीस का जुगाड़ नहीं कर सके थे, जिन्होंने अपना यौवन जीविका की तलाश में व्यर्थ कर दिया था, वही अब अमीर हो गए। 3,000 वर्ष पूर्व वह 100 रुपये मासिक पाने के लिए तरस रहे थे। अब उनको 1,000 रुपये मासिक से भी अधिक मिलने लगा था। लेकिन इतना धन पाकर भी उनका मन गरीबी को नहीं भूल सका। गरीबी की वेदना को उन्होंने प्रत्यक्ष झेला था। इसीलिए जब हाथ में इतना रुपया आया तो उन्होंने उसको जमा करने का ज़रा भी प्रयत्न नहीं किया। मित्रों की सहायता करने के लिए तो वे सदा ही तत्पर रहते थे। अब आसपास के गरीबों की ओर भी उनकी दृष्टि गई। उस दिन सदा की तरह भारतवर्ष के संपादक जलधर सेन रचना के लिए तकाजा करने आए। देखते क्या है, घर में चारों ओर अनेक धोतियाँ और साड़ियाँ बिखरी पड़ी हैं। नौकर उनको बांधने की चेष्टा कर रहा है और उनके बीच में कुर्सी पर बैठे हुए शरतचंद्र इकन्नी, दुवन्नी और चवन्नी गिन गिन कर मेज पर ढेरियाँ लगा रहे हैं। चकित होकर सेन बाबू ने पूछा, यह क्या हो रहा है शरत? शरत ने उत्तर दिया, दादा 10 बजे की गाड़ी से दीदी के घर जा रहा हूँ। सेन महोदय ने कहा, जान पड़ता है वहाँ कोई व्रत प्रतिष्ठा है, इसीलिए इतने कपड़े और इतनी खरीद लिए जा रहे हो। शरद बाबू ने उत्तर दिया, नहीं दादा, दीदी के घर व्रत प्रतिष्ठा नहीं है। सेन महोदय ने पूछा, व्रत प्रतिष्ठा नहीं है तो यह सब सामान किस लिए ले जा रहे हो? शरद बाबू ने उदास मन से कहा, दादा, दीदी के गांव में और उसके चारों ओर गरीब लोगों की क्या दशा है। उनके पेट के लिए भात नहीं, शरीर ढकने के लिए कपड़े नहीं। यह जो इतना कहकर वे चुप हो गए। कंठा विरोध हो आया और आँखों से जल गिरने लगा। यहीं पर दुख कातरता उनके साहित्य में मुखर हुई और इसी कारण वे इतने लोकप्रिय हुए। उनके पाठक जान गए थे कि श्रीकांत की आवारगी के बावजूद उन्हें भारी दुखों के बीच में से अपना रास्ता ढूंढना पड़ा है, और यह भी अन्याय को देखकर उनका क्रोध उफन उठता है। जैसे उनके विचारों के अंतराल में, वैसे ही जीवन में भी पीड़ा की धारा प्रवाहित होती रही है। यह बात नहीं कि वह अपने लिए पैसा खर्च नहीं करते थे। उनका अपना जीवन स्तर भी अब ऊंचा उठ गया था। समृद्धि के साथ सौंदर्य पिपासा और तीव्र हो उठी थी। मकान बनाने के लिए दीदी के गांव के पास ही पानी त्रास में उन्होंने 1100 रुपये में ज़मीन खरीदी तो उस समय का बढ़िया रैक भू भी पहनने के लिए खरीदा। उस दिन मामा उपेंद्रनाथ गांगुली मिलने के लिए आए। चाय, गपशप, खाना पीना, आराम, सब कुछ सदा की तरह हुआ। लेकिन उसके बाद सहसा शरतचंद्र ने कहा, चलो अपन आज एक सौदा करना है। उपेंद्र ने पूछा, कैसा सौदा? शरद बोले, वाइट वे की दुकान से एक जोड़ा रैक शू खरीद दूंगा। सुनता हूँ वह जितना आरामदेह है उतना ही मजबूत है। उस जूते का मूल्य 35.5 रुपये था। इसी से
उसके रूप और उसकी अयोग्यता की कल्पना की जा सकती है। उसी को खरीदने के लिए वे मामा के साथ स्टीमर के द्वारा कलकत्ता की ओर चले। उस समय उनके पैरों में फटी चट्टियाँ थीं। जब वह नहीं होंगी तब उनका रंग कैसा रहा होगा। जब जब वह नई होंगी तब उनका रंग कैसा रहा होगा, कुछ नहीं कहा जा सकता। अब तो कहीं काला और कहीं बादामी हो गया था। बड़े घरों में ऐसे जूते शौचालय में ही जाने के काम आते हैं। चलने से न केवल चट्टियों पर ही धूल जम गई थी, बल्कि पैरों पर भी मानो किसी ने धूल की जुबान पहना दी हो। गंगा पार करके बातें करते हुए वे जिस समय दुकान के सामने पहुँचे तो मामा ने कहा, शरद, तुम्हारे इन पैरों को देखकर दुकानदार तुम्हें कीमती रैक शू नहीं दिखाएगा। शरद बाबू उद्विग्न हो उठे, बार बार पैर पटकते और उन्हें साफ करते, लेकिन कोई विशेष अंतर नहीं पड़ा। अंत में बोले, चलो अंदर चलते हैं, पास में पैसा तो है। 4 नोट मुंह पर मारेंगे, कहेंगे, यह लो पैसा, पैर क्यों देखते हो। लेकिन दुकान के अंदर जाकर उन्हें ज़रा भी परेशानी नहीं हुई। विदेशी दुकान थी। देशी होती तो निश्चय ही दुकानदार कहता, आज नहीं फिर किसी दिन आना। चीनी दुकानदार की दुकानों पर भी ऐसी ही दुर्दशा उन दिनों होती थी। बंगाली लोग अपनी मातृभाषा में गालियां देकर संतोष कर लेते थे, लेकिन इन लोगों ने शरद बाबू का वैसा ही स्वागत किया जैसा रैक शू पहने हुए किसी व्यक्ति का हो सकता था। अंग्रेज व्यापारी ही तो है। पैर की धूल और टूटी चट्टियाँ गोरे कर्मचारी को विवृत ना कर सकी। 8-10 जोड़े जूतों के बक्स बगल में दबाकर वह तुरंत हाजिर हो गया। फिर घुटने टेक कर उनके सामने बैठ गया और एक एक जोड़ा जूता पहनाकर परीक्षा करने लगा। शरद बाबू किसी भी तरह संतुष्ट नहीं हो रहे थे। वह फिर 4-5 जोड़े ले आया। अंत में एक जोड़ा पहनकर शरद संतुष्ट हो गए। कर्मचारी ने अच्छी तरह फीता बांध दिया। कहा, जरा चल फिर कर देख लो तो मुझे तो लगता है यह जोड़ा ठीक है। शरद बाबू ने वैसा ही किया। फिर बोले, चमत्कार जूता पहन रखा है, ऐसा लगता ही नहीं। और यह कहते हुए उन्होंने बटुए से 10-10 के 4 नोट निकाले। उन्हें देकर कर्मचारी कुछ क्षण बाद कैश मेमो और बाकी 7.5 रुपये ले आया। शरद बाबू उठे, बोले, चलो मामा। कर्मचारी ने पूछा, आपके स्लीपर बक्स में रख दूं? नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। और यह कहकर वह दुकान से बाहर निकल आए। पुराने स्लीपर और नया बक्स दोनों स्वामी विहीन होकर एक दूसरे का मुंह देखते हुए दुकान में पड़े रह गए। जूतों का बक्स उठाने की जहमत से बचने के लिए ही वह पुराने स्लीपर छोड़कर और नए जूते पहनकर चल पड़े। यह परिवर्तन केवल जूतों की खरीद तक ही सीमित नहीं था, उनके सारे रूप, रंग और पहनावे में अंतर आ चुका था। अब वह साज सज्जा में पहले के देहाती शरद नहीं रह गए थे। जब कपड़ों के प्रति वे अत्यंत लापरवाह थे। बाल रूखे, कुर्ते में बटन नहीं, कंधे की चादर भी मैली, बांस की डंडी वाला छाता और पैरों में फटे जूते। अब तो चेहरे पर स्नेहगथता आ गई थी। पहनते थे डबल ब्रेस्ट की चमकदार कमीज, दामी सर्ज का कोट, धुली हुई शांतिपुरी धोती, पैरों में लाल मोजे, फीते वाले जूते, हाथ में चांदी की मूठ की झड़ी,
आँखों पर सुनहरी फ्रेम का चश्मा और चेहरे पर दाढ़ी। लेकिन यह रूप भी क्या उनके स्वभाव के अजहुपन और शरीर के स्वास्थ्य को ठीक कर सका। अब भी साधारण सी बदपरहेजी करने पर बुखार हो जाता था। दूसरे लोग भी जब तक आक्रमण करते रहते थे। एक दिन दाहिने पैर के घुटने के नीचे इतनी जलन और खुजली हुई कि बेचैन हो उठे। ऐसा लगा जैसे एक्जिमा हो गया हो। बेरी की आशंका भी हुई। वे जानते तो थे नहीं कि यह रोग क्या है। टिंचर आयोडीन लगाना शुरू कर दिया। कई बार लगाने से रोग ने उग्र रूप धारण कर लिया। डॉक्टर ने आकर उन्हें बहुत फटकारा। कहा, आपको तनिक भी सब्र नहीं होता। कास्टिक या एसिड बेसिड जो कुछ लगाना हो लगाएं। मैं तो चला। लेकिन बाद में शांत होकर दवा और मालिश की व्यवस्था की और शरद बाबू दोनों पैरों को तकिए पर रखकर चुपचाप लेट गए। इस घटना की चर्चा करते हुए उन्होंने अपनी एक शिष्या को एक लंबा पत्र लिखा। इस पत्र में उन्होंने न केवल स्वास्थ्य की चर्चा की बल्कि अनेक सामाजिक विषयों के साथ साथ अपने दाम्पत्य जीवन पर भी प्रकाश डाला। मैं कभी अम्ल का रोगी नहीं हो रहा। इतना कम खाता हूँ कि वह पास नहीं भटकता कि कहीं उसे भी भूखा ना मरना पड़े। उस दिन घर पर बनाए गए कुछ संदेश जबरदस्ती खिला दिए। आज भी उनकी डकार आ रही है। मैं मशहूर आलसी हूँ। चबाने के डर से किसी चीज़ को आसानी से मुंह में नहीं डालता। मुझसे यह अत्याचार कैसे सहा जाए। लेकिन घर के लोग नहीं समझते। वह सोचते हैं न खाने के कारण ही मैं दुबला हुआ हूँ, अतएव खाने से ही उनकी तरह मोटा हाथी हो जाऊंगा। स्वर्गीय गिरीश बाबू ने अपने बाबू हसन में लाख बात की एक बात कही है। अबलाएं बड़ी लालची होती हैं, मर जाने पर भी खाती हैं। औरत की जाति को उन्होंने पहचान लिया था। आज से 20 वर्ष पहले से हम केवल खाने को लेकर ही लाठी चलाते आ रहे हैं। उन्होंने नहीं खाया और ना खाकर दुबले हो गए। गृहस्थी और रसोई किसके लिए है? यहाँ दोनों आंखें ले जाएंगी। वहीं जहाँ दोनों आंखें ले जाएंगी वहीं जाकर वैरागन हो जाऊंगी, इत्यादि इत्यादि। मैं कहता हूँ, अरे भाई, वैरागन होना है तो जल्दी हो जाओ। तुम तो मुझे डर दिखाकर कांटे सा सुखा रही हो। यथार्थ में मेरे दुख को किसी ने नहीं देखा। मैं अक्सर सोचता हूँ कि अगर सचमुच ही कहीं सुख है तो वहाँ एक आदमी दूसरे के साथ खाने के लिए इतनी ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करता होगा, और अगर करता है तो मैं नरक में जाना ही पसंद करूँगा। कोई 20 दिन पहले कुत्ते का झगड़ा मिटाने आ गया तो कहीं से एक खुर्रेहे कुत्ते ने आकर मेरी हथेली में दांत गड़ा दिए। अभागा कुत्ता निकला, अकृतज्ञ है। उसे अपने भेलू के चुंगल से छुड़ाने के लिए गया था। डर के मारे किसी से कहा नहीं। सूख गया था, लेकिन कल से फिर दर्द हो रहा है। सुख की बात यह है कि वृद्ध हो गया हूँ। न जाने कितनी प्रकार की दुख, दैन्य और आपदा विपद के बीच 40 वर्ष काटे हैं। सुना है मेरे वंश में आज तक 40 तक कोई नहीं पहुँचा। कम से कम इस बात में तो मैंने अपने बाप दादाओं को हराया है, और चाहिए भी क्या। शरद ग्रंथावली के 4 खंडों के अतिरिक्त इस समय एक गल्प संग्रह छवि के नाम से प्रकाशित हुआ। गृहदा और वामन की बेटी, ये दोनों उपन्यास भी पुस्तक के रूप में आ गए।
देना पावना और श्रीकांत धारावाहिक रूप में छप रहे थे। छवि कहानी संग्रह में कवि और विलासी गल्पों के अतिरिक्त मुकदमे का परिणाम कहानी भी संकलित है। निम्न वर्ग के कैवर्त समाज के परिवार का चित्रण इस कहानी में हुआ है। इस तरह की कम ही कहानियाँ उन्होंने लिखी हैं। वामन की बेटी का प्रकाशन शिविर पब्लिशिंग हाउस से प्रकाशित उपन्यास माला में हुआ। यह किसी पत्रिका में नहीं छपा। लिखने से पूर्व इसके संबंध में रविंद्रनाथ से उनकी बातें हुई थी। एक भेंट में उन्होंने गुरुदेव से कहा, मैं वामन की बेटी एक उपन्यास लिख रहा हूँ। इस उपन्यास में मेरे बहुत से व्यक्तिगत अनुभव हैं। कुलीनता ने समाज में क्या अनर्थ किया वही मैं लिखना चाहता हूँ। रविंद्रनाथ बोले, अब तो कुलीनता रही नहीं है। एक व्यक्ति के 100 विवाह भी नहीं होते, फिर इसकी पुनरावृत्ति करने से क्या लाभ है। फिर भी साहस है तो लिखो, लेकिन कोई मिथ्या कल्पना मत करना। शरद चंद्र मिथ्या कल्पना करने में कभी विश्वास नहीं रखते थे। गड़े मुर्दे उखाड़ना भी उनका उद्देश्य नहीं था, लेकिन कुलीन प्रथा सचमुच उन्हें बहुत चुभती थी। किसी न किसी रूप में आज भी उसका अस्तित्व है। जो लोग अपने को ब्राह्मण होने के कारण गौरवान्वित समझते हैं और सोचते हैं कि ब्राह्मणों में विशुद्ध रक्त प्रभावित होता आया है, उनकी यह धारणा बिल्कुल गलत है। उन्होंने स्वयं जो देखा है और भोगा वही लिखा है। कुलीनता अच्छी चीज़ है या बुरी, इस बारे में उन्होंने कोई निर्णय नहीं लिया। वे यह नहीं कहते थे कि वैद्य के साथ कायस्थ का विवाह कर दो, फिर भी यदि कोई कर दे तो उसमें बाधा मत डालो। उसने अच्छा किया या बुरा, लेकिन इतना अवश्य सत्य है कि वह कपटी नहीं है। बहुत से लोग मुंह से कहते रहते हैं कि विधवा लड़कियों का विवाह करो, किंतु जैसे ही अपनी लड़की विधवा हुई वैसे ही वे कहना शुरू कर देते हैं, देखिए ऐसा हम नहीं करेंगे, हमें और भी तो 4 लड़कियों के विवाह करने हैं, आदि आदि। इस प्रकार के मिथ्याचार को वह अच्छा नहीं मानते थे। इसीलिए मिथ्या के आधार पर उन्होंने कभी अपने पात्र नहीं खड़े किए। इस उपन्यास की प्रेरणा उन्हें कहाँ से मिली? कई मित्रों से उन्होंने इसकी अलग अलग चर्चा की है। एक स्थान पर उन्होंने कहा, एक दिन हठात गांव घूमने की इच्छा होने पर स्टीमर की सहायता ली। जब वहां जाकर उतरे तब समय अधिक हो गया था। भूख प्यास के कारण थकान हो आई थी। गांव में प्रवेश करके एक बनिए की दुकान पर कुछ विश्राम किया और फिर जलपान। उसके बाद कुछ दूर गांव में जाकर एक ब्राह्मण के घर पहुंचा। घर की स्वामिनी एक व्यस्त विधवा थी। दोपहर को एक अभुक्त अतिथि को पाकर उसने स्नान भोजन के लिए आग्रह किया। शरद चंद्र ने तलाश में स्नान करने के बाद आकर देखा कि रसोई का सब प्रबंध हो गया है, बस चूल्हा जलाने की राह देख रही है। पूछा, क्या आप खाना बनाएंगे? कुलीन ब्राह्मण के घर में अपने हाथ से पकाने की बात क्या हो सकती है, यह समझ में नहीं आया। फिर भी किंचित विस्मय और संशय के साथ उन्होंने भोजन समाप्त किया और विदा ली। लौटते समय पहले की दुकान के बनिए ने कहा, ठाकुर जात दे आए। उससे पूछने पर पता लगा कि कुलीन ब्राह्मण घर की उस नारी ने एक नीच जाति के शूद्र से विवाह किया था। इस घटना से ही पुस्तक लिखने का विचार पैदा हुआ। दूसरे स्थान पर उन्होंने
अविनाश चंद्र गोपाल को बताया। जिस एक घटना को लेकर मैंने वामन की बेटी की रचना की है, उसके बारे में बताने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मुझे लगता है कि बहुतों का नाम लेकर जो प्रश्न तुमने किया है, उसका उत्तर तुम्हें मिलेगा। कोलाघाट स्टेशन पर एक स्त्री पान बेचती है। बहुत सी स्त्रियां जिस तरह पान बेचती हैं, वह उस तरह की नहीं लगती। इसीलिए मैंने मन में उत्सुकता जागी, उससे बातचीत की। वह मेरा विश्वास करती है। वामन की बेटी में प्रिय मुखर्जी की माँ का चित्र है। उसके साथ कलंक जुड़ा हुआ है। उसके पीछे वही नारी है। उसका लड़का उच्च पदाधिकारी है और उसके आत्मीयस्वजन यह जानते हैं कि वह पागल होकर चली गई है या मर गई है। अब बताओ कि क्या समस्या समाप्त हो गई? यह जो उच्च पदाधिकारी है, वह वंश मर्यादा के गौरव से क्या भद्र लोग नहीं हैं? क्यों नहीं है? यह तो इस बात को नहीं जानता कि किस दुख के कारण उसकी माँ घर छोड़ गई और घर नहीं लौटेगी। हाँ, हो सकता है उन्होंने और भी ऐसा बहुत कुछ देखा हो और उसी बहुत कुछ अनुभव का परिणाम यह उपन्यास। वे किसी एक घटना के आधार पर तुरंत ही कुछ नहीं लिख डालते थे। बर्मा के वर्षों वह घटनाएं उनके मस्तिष्क में घूमती रहती थीं। गृहदाह लिखने में उन्हें कई वर्ष लगे थे। 6 वर्ष पूर्व रंगून से उन्होंने अपने बाल सखा प्रमथ बाबू को लिखा था। एक उपन्यास गृहदाह नाम देकर है। एक बार उन्होंने यह भी कहा था, यह उपन्यास रवि बाबू के घरे बहिरे से रति भर भी कम नहीं होगा। उस समय हेमेंद्र कुमार राय ने उनसे पूछा था, क्या आप अपना उपन्यास लिख चुके हैं? नहीं, अभी तो लिखना भी आरंभ नहीं हुआ। जो अभी तक लिखा नहीं गया, उसकी तुलना घरे पहिरे के साथ कैसे की जा सकती है? इसकी चर्चा करते हुए हेमेंद्र कुमार ने लिखा है, उपन्यास लिखना आरंभ करने पर वे स्वयं ही पहचान गए थे कि उन्होंने गहरे बाहिरे के बराबर रचना नहीं की है। और सच बात कहने में क्या है, गृहदाह न केवल घरे बहिरे की तुलना में कुछ नहीं है, बल्कि शरतचंद्र के कथा साहित्य में भी इसका कोई ऊंचा स्थान नहीं है। इसमें कोई संदेह नहीं कि शरतचंद्र अपने दोनों पूर्ववर्ती उपन्यासकारों बंकिम चंद्र और रविंद्रनाथ के श्रेणी हैं। पति यदि पत्नी के प्रति किसी कारणवश उदासीन रहता है, तो उसका पथभ्रष्ट हो जाना स्वाभाविक है। यही विषय है बंकिम चंद्र के उपन्यास चंद्रशेखर का और रविंद्रनाथ के घरे बहिरे का। गृहदाह में महिम और अचला के माध्यम से शरतचंद्र ने भी यही प्रतिपादन करना चाहा है, पर उनकी अभिज्ञता और उनका रचना कौशल सब नितांत मौलिक है। गृहदाह की श्रेष्ठता के संबंध में बहुत मतभेद हैं। इतिहासकार सुकुमार सेन हेमेंद्र कुमार राय से सहमत है, लेकिन सुरेंद्रनाथ आदि उसने अनेक व्यक्तियों की दृष्टि में गृहदाह में न केवल उनकी चिंतनशीलता का गंभीर परिचय मिलता है, बल्कि उनके साहित्य में भी उसे ऊंचा स्थान प्राप्त है। निसंदेह वह एक श्रेष्ठ कवि हैं। बहुत दिन बाद डॉक्टर रमेश चंद्र मजुमदार ने उनसे पूछा था, आप अपने उपन्यासों में किसे अच्छा समझते हो? शरद बाबू ने तुरंत कहा, कला की दृष्टि से गृहदाह दोषहीन है। डॉक्टर मजुमदार उनसे सहमत नहीं हो सके, परंतु वह उनकी श्रेष्ठ रचना हो या ना हो, उसका आधार गहरे बहिरे हो या गौरा के परेश बाबू हो, इसके
इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि उसने तत्कालीन समाज की, विशेषकर ब्रह्म समाज को आंदोलित कर दिया था। ब्रह्म समाज की इस पुस्तक को अपनी लाइब्रेरी में भी नहीं आने देते थे। एक बार एक बंधु ने ब्रह्म समाज के पुस्तकालय के एक पुस्तक अध्यक्ष से पूछा, अच्छा दादा, आपने क्या शरतचंद्र की गृहदाह पुस्तक पढ़ी है? यह सुनकर वृद्ध ने दोनों कानों में उंगली दे ली। बोले, छी छी, वह क्या कोई पुस्तक है? उसे क्या भद्र लोग पढ़ते हैं? बंधु ने फिर पूछा, गृहदाह की बात रहने दीजिए, आपके पुस्तकालय में शरतचंद्र की और कौन कौन सी पुस्तकें हैं? वृद्ध बोले, शरतचंद्र की कोई भी पुस्तक लाइब्रेरी में नहीं है। उनको पढ़कर लड़के लड़कियों की मानसिक अधोगति ही हो सकती है, इसलिए हम कोई पुस्तक नहीं रख सकते। एक दिन कई ब्रह्म महिलाएं उनसे मिलने आई। वह उनकी परम भक्त थी, लेकिन अचला के चरित्र से उनके हृदय को बहुत ठेस पहुंची थी। वह मानती थी कि शरत बाबू ने सांप्रदायिक भावना से अचला का चरित्र गढ़ा है, इससे ब्रह्म समाज का अपमान हुआ है, लेकिन शरत तो अभी सांप्रदायिक रहे नहीं। उनकी बातें सुनकर बोले, अगले संस्करण में मैं सब ठीक कर दूंगा। संतुष्ट होकर वह महिलाएं चली गईं। तब एक मित्र ने पूछा, क्या संशोधन करेंगे आप? शरत ने उत्तर दिया, अचला के संबंध में जहाँ आजीवन तृष्णा लिखा है, वहाँ आजीवन पिपासा कर दूंगा। समाज में शरतचंद्र अभी भी एक विद्रोही, आचारहीन और अनिश्वरवादी के रूप में प्रसिद्ध थे, लेकिन वास्तव में वह थे एकदम धर्मभीरु मानव। उन्होंने यह बात स्वयं स्वीकार की है, किसी ने ऐसा भी कटाक्ष नहीं किया है, केवल उसकी अनुदारता पर ही आक्रमण किया है। कितने ही लोगों ने आलोचना करने का डर दिखाया, पर आज तक किसी ने कुछ भी नहीं किया। उस असमय एक बंधु ने लिखा था कि मैं दिल से तो ब्रह्म हूँ, बाहर से हिंदू हूँ। यद्यपि मेरे गले में यही कंठी की माला है। संध्या के बगैर मैं जल ग्रहण नहीं करता, जिस किसी के हाथ का पानी नहीं पीता। इन सब बातों के होते हुए भी उन्होंने मुझे कितनी गालियाँ दी। मैं बाहर से ढोंग रचता हूँ, यह कहा। संध्या करने और जिस किसी के हाथ का पानी न पीने के बारे में कुछ अतिरंजना हो सकती है, परंतु गले में माला वे अवश्य पहनते थे। ऐसा लगता है कि उनके रहन सहन के ढंग के कारण और समय समय पर अपनी रचनाओं के समाज की कटु आलोचना करने के कारण इस प्रकार के नाना प्रभात प्रचलित हो गए थे। गुरु में लोग उन्हें ब्रह्म समाजी मानने लगे थे, लेकिन जब गृहदाह में उन्होंने ब्रह्म समाज के पाखंड पर भी आक्रमण किया तो वह लोग भी उनसे रुष्ट हो गए। अत्यंत लोकप्रियता के कारण जनसाधारण, विशेषकर विद्यार्थी लोग, उनकी प्रत्येक गतिविधि पर ध्यान रखते थे और उसका अर्थ निकालने की चेष्टा करते थे। जब वह बनारस गए तो अनेक विद्यार्थी उनसे मिलने के लिए आए और अनेक विषयों पर उनके साथ विचार विनिमय किया। एक दिन उन सबको साथ लेकर वह विश्वनाथ के मंदिर में भी गए। उस समय वहां आरती हो रही थी। एक कोने में जाकर वह खड़े हो गए और आरती के पश्चात बिना दर्शन किए चुपचाप चले आए। एक विद्यार्थी ने पूछा, आपके उपन्यास से पता चलता है कि आप कंजर्वेटिव या ऑर्थोडॉक्स नहीं हैं।
तब आप मंदिर में क्यों गए? शरद चंद्र ने उत्तर दिया, भगवान के प्रति मेरे मन में वैसी श्रद्धा नहीं है, लेकिन मैं भक्त को प्यार करता हूँ। एक अनपढ़ ग्रामीण की सच्ची भक्ति में देवत्व रहता है। मैं वही देखने गया था। वह देखकर मैं कृतकृत्य अनुभव करता हूँ। उनकी पत्नी परम धार्मिक और निष्ठावान नारी थी। व्रत उद्यापन में उनका बहुत सा समय बीतता था। शरद बाबू ने उनके कार्य में कभी बाधा नहीं डाली। तीव्र गर्मी में भी उनके इस विश्वास की रक्षा करने के लिए वह बनारस में रुके रहे। यही स्थिति ज्योतिष के संबंध में थी। विश्वास न होने पर वह उसमें रुचि लेते थे। बनारस में एक पंडित उनकी कुंडली देखकर उनके अतीत जीवन की सारी घटनाएं विस्तार से बता दी थीं। कहा था, यह किसी महायोगी नहीं तो किसी राजतुल्य व्यक्ति की कुंडली है। धर्म स्थान में बृहस्पति का इतना पूर्ण संस्थान मैंने पहले कभी नहीं देखा। आयु 48 वर्ष या अधिक से अधिक 55 वर्ष की होगी। यदि 48वें वर्ष में मोक्ष नहीं होता तो उसके बाद संसार छोड़कर 56वें वर्ष में शरीर का त्याग करेंगे। एक दूसरे ज्योतिषी ने उन्हें जबरदस्त धार्मिक व्यक्ति बताया। वह थे भी। उन्होंने कहीं भी एक क्षण के लिए भी अपने साहित्य में सनातन धर्म की मर्यादाओं की अवहेलना नहीं की। जनेऊ तक का समर्थन किया है। वह रूढ़ियों और कुरीतियों, अंध परंपराओं और मूढ़ विश्वासों के विरोधी थे। धर्म की मूल्य स्थापनाओं के नहीं, समाज के ही निषेधों के कारण सती न रहने पर भी वे यह नहीं जानते थे कि यह अस्थि नारी भी नहीं रही। यह संकीर्ण भेद बुद्धि ही उन्होंने त्यागी थी, क्योंकि इसमें मनुष्य धर्म का अपमान होता है। वह मानते थे, जब परिस्थितियों से विवश होकर मनुष्य ऐसा कुछ कर बैठता है जो तत्कालीन धर्म और समाज की दृष्टि से बुरा हो, तो मनुष्य सचमुच बुरा नहीं हो जाता। उसका जो मनुष्य धर्म है, जो उज्ज्वल पक्ष है, वह मर नहीं जाता। मरता तब है जब किसी परिस्थितिवश या क्षणिक प्रमादवश की गई भूल के कारण उसे अपमानित और दंडित किया जाता है। मनुष्य के ब्रह्म रूप का अतिक्रमण कर अंतर में प्रवेश करके देखा जाता है कि वहाँ उसका रूप स्वतंत्र है। ब्रह्म रूप में जो पतिता है, पतन उसके लिए सत्य ही है, किंतु बाहर के इस पतन के भीतर उसका परिपूर्ण नारित्व अक्षुण्ण रह सकता है। यह भी सत्य है। दोनों ही मनुष्य के रूप हैं और इन दोनों को समान रूप से जो स्पष्ट करता है वह है यथार्थवाद। यहाँ ये भाग पूर्ण होता है। मेरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। मैं आपसे फिर मिलूँगी एक नए भाग को लेकर एक नए वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।